कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। दोस्तों, हमको अपना मुकम्मल जहां पाने में जितनी अनिश्चितता है, जितनी अनसर्टेनिटी है, शायद उतनी ही अनसर्टेनिटी इस क्वेश्चन के जवाब में है कि हमको यूपीएससी के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। दोस्तों, कई बार तो हम देखते हैं कि 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले भी यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, और कई बार 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला बच्चा भी यूपीएससी का मेंस लिख रहा होता है। तो ये जवाब, ये क्वेश्चन बहुत लाजमी है ये पूछना कि सर कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्या ये नंबर डिसाइड करने का कोई साइंटिफिक तरीका है? क्या कोई लॉजिकल तरीका है जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि भाई इतने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए? बहुत बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि सर कितने मॉक्स में और सॉल्व करूं, अभी प्रीलिम्स में 20 दिन रह गए हैं, 25 दिन रह गए हैं, मैं कितने मॉक्स और दे दूं? इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लॉजिकली समझा सकूं कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने मॉक्स आप अटेम्प्ट करें, सो दैट आप यूपीएससी का मेंस लिखें। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, कहा भी गया है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो कोई अधूरी बातें यहां से इस वीडियो से ना लेके जाइएगा। अगर आपको समय ही बचाना है तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए और पूरा समय बचा लीजिए। लेकिन अगर आपको समझना ही है कि कितने क्वेश्चंस को लॉजिकली हम सॉल्व करें, वो नंबर क्या होगा, तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को हम आगे डिस्कस करें, इस चीज को हम आगे डिस्कस करें, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये आता है कि ज्यादातर टॉपर्स या बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसा कहते हैं कि हमने तो 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमने तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमने तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि भाई क्या जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा अटेम्प्ट करता जाऊंगा, क्या मेरा ओवरऑल स्कोर बढ़ता जाएगा? क्योंकि सब लोग तो यही कह रहे हैं, बहुत सारे टॉपर्स भी कह रहे हैं कि 90 क्वेश्चन करो, 95 क्वेश्चन करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन करो, अरे आपने तो अटेम्प्ट ही कम किया, आपका तो होना ही नहीं था। तो क्या ये ऐसा है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स आएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है। और जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चंस को इस ऑर्डर में अरेंज करें जिसमें आपको वो डिफिकल्ट अपीयर होते हैं, हो सकता है कि पार्लियामेंट का बहुत आसान सा क्वेश्चन यहां पे हो, तो ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपने कुछ भी नहीं सुना हो वो क्वेश्चन यहां पे हो। अगर हम 1 से 100 के बीच में उन क्वेश्चंस को अरेंज करें इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑर्डर, ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स हमेशा बढ़ते 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 ही चले जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा वहां उसके बाद आपके मार्क्स डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप ज्यादा निगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। दोस्तों, हमको यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे प्रिपरेशन में, हमारे टेस्ट में भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ओवरऑल स्कोर हमारा कम होता चला जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि जो बाद के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं। तो हमको इससे क्या सीख मिलती है? हमको इससे यह सीख मिलती है कि हमको इस पॉइंट पर अटेम्प्ट करते हुए रुक जाना है। लेकिन इसका एक बेसिस है, इसका एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि जो 100 क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में हमको अरेंज कर लेने हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करके बैठे हैं और उसका नेगेटिव मार्क्स आपने ले रखा है, और जो शायद रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है वो आपने छोड़ के आ गए पेपर में, वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं जब हम घर आते हैं, अरे मैंने तो इसका आंसर तो मैं यही मारने वाला था और यही इसका आंसर है और मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो हम इस चीज को बहुत ध्यान से समझें कि हमको बेसिकली ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद चूज करने हैं कि हमको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चंस, सारे के सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। दिस इज नॉट अबाउट दैट। दिस इज अबाउट फाइंडिंग द मैक्सिमा, कि हम अपना मैक्सिमा फाइंड करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैक्सिमा 90 नंबर पे आ जाए, कुछ लोगों के लिए 90 क्वेश्चंस पे आ जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैक्सिमा 95 क्वेश्चंस पे आए। बट
ये नंबर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। स्पेशली जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं, स्पेशली जिनका नॉलेज बेस बहुत ज्यादा है, उनके लिए नंबर बाद में ही आता है, क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं दोस्तों। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप बस ऐसा समझें कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स आएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक पॉइंट के बाद मार्क्स डिप करेंगे क्योंकि मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल कम। एंड सेकंड थिंग इज हमको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं जो कम डिफिकल्ट हैं, जिसके चांसेस गलत होने के कम हैं, रादर देन अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस जो ज्यादा डिफिकल्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसको और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो अब यह सोचना जरूरी है कि भाई कितना क्वेश्चन फिर सॉल्व करना है, क्योंकि हम ये इंपॉर्टेंट है, इसी के हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर ये नंबर क्या होगा, हम कितने क्वेश्चंस को टारगेट करके चलें। एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर से किसी ने पूछा कि जब आप 4 ओवर में 40 रन चेज करते हैं तो आप कैसे देखते हो, आपका माइंडसेट क्या रहता है? तो वो बोले कि देखो यूजुअली क्या होता है, हर आदमी ये सोचता है कि मुझे 6 बॉल में 10 रन बनाने हैं या पर ओवर 10 रन बनाते हुए चलने हैं, तो मैं 4 ओवर में 40 रन बना दूंगा। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते, हम ऐसे सोचते हैं 4 ओवर का मतलब है हमको 24 बॉल मिली है और 40 रन का मतलब है हमको 7 छक्के लगाने हैं, तो हमको 24 बॉल में बस 7 छक्के ही लगाने हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट चेंज है। अगर आप ये माइंडसेट को समझें तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ना लें कि हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए उस नंबर को देख भी लेते हैं, आइए नंबर की टर्म्स में ही बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो बिफोर वी डिस्कस लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या कट ऑफ रही है यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में। तो अगर हम देखें तो ये कट ऑफ एक तो धीरे धीरे ईयर बाय ईयर कम होती चली जा रही है, एक तो ये कम होती चली जा रही है और दूसरी बात ये है कि ये 100 से कम है। तो मैं अगर कहना चाहूं, ओवरऑल मैं कहना चाहूं तो आपको केवल 50 नेट क्वेश्चन ठीक करने हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। अब तो कट ऑफ और काफी कम हो गई है, 100 में से केवल 50 क्वेश्चन। जैसे वेस्ट इंडीज के बैट्समैन सोचते हैं कि हमको 7 छक्के ही लगाने हैं 40 रन बनाने के लिए, तो 24 बॉल में हमको 7 खराब बॉल का इंतजार करना है। हमको अच्छी बॉल पे हिट लगाकर आउट नहीं हो जाना है, शॉट को मिस टाइम करके आउट नहीं होना है। ऐसे ही हमको केवल 50 क्वेश्चन सही करने हैं। हमको वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो हमको शायद छोड़ देने चाहिए थे वो अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये माइंडसेट चेंज आप लाइए। जरूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स आएगा। नो, हम कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे जिससे हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। लेकिन ओवरऑल हमारे दिमाग में अगर हम ये रखें हमको तो बस 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने, हमको तो बस 7 ही छक्के मारने, तो मैं 24 बॉल में वेट करूंगा कि खराब बॉल आएगी उस पर ही मैं रिस्क लूंगा, ना कि कोई बहुत अच्छी बॉल आई और मैं उस पर रिस्क लेके आउट हो गया। तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो मेरे जोन में हैं, जिनको मैं शायद अच्छे से सही कर सकता हूं। तो दैट विल शुड बी योर स्ट्रेटजी। इसी स्ट्रेटजी को आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल हमने देखा कि लगभग 50 क्वेश्चंस हमको सही करने हैं। मैं रफ एस्टिमेट आपके लिए मान के चलता हूं कि हमको 50 क्वेश्चन नेट सही करने हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आप पहले अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, पहला अटेम्प्ट का, पहले राउंड का मेरा मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आप 100% श्योर हैं जो मैं सही करने वाला हूं या वाली हूं, ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस होंगे? तो मोटा मोटा मेरे अंदाजे से 35 क्वेश्चन तो हर सीरियस एस्पिरेंट्स को अटेम्प्ट कर देना चाहिए पहले राउंड में। 35 क्वेश्चन, 100 में से 35 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी भी कुछ बेसिक सवाल पूछता है जो बार बार आप समझ सकते हैं कि जो बार बार आते रहते हैं। तो मेरा मानना है किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को पहले राउंड में 35 क्वेश्चन सही कर देने चाहिए। और चूंकि ये पहले राउंड के क्वेश्चंस हैं, चूंकि आप 100% ऑलमोस्ट श्योर हैं, इसमें से लगभग 33-34 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोस्टली 35 ही क्वेश्चंस मैं मान लेता हूं लगभग, फॉर एग्जांपल, कि हम सही कर लेते हैं, 33-34 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो अब बात कितने क्वेश्चंस की रह गई? बात रह गई 15 से 17 क्वेश्चंस की। अब आपको बचे कुचे 65 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन में से केवल
15 से 17 क्वेश्चन ही नेट सही करने हैं। आप माइंडसेट देखिए, आप अपने आप को थोड़ा माइंडसेट चेंज करिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बस इतने ही करने हैं अभी के लिए। मोटा मोटा मानिए कि 15 से 17 क्वेश्चंस ही मैं और सॉल्व करूं। तो भाई कहां जरूरत है पिच में और 100 क्वेश्चंस जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की, जबरदस्ती रिस्की बॉल पे भी बड़ा शॉट लगाने की, जबरदस्ती वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। मुझे तो केवल 15-17 क्वेश्चन नेट सही करने हैं, मुझे कोई टॉप तो करना नहीं है प्रीलिम्स में। इसलिए, लेकिन इस बात पे हम डिस्कस करें उसके पहले मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा। आपका टोटल अटेम्प्ट कितना होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो आधार है, जो बेस है, ये कितना स्ट्रांग है। पहले राउंड में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उनमें एक्यूरेसी क्या है। दोस्तों इमेजिन करिए कि आप पहले राउंड में मात्र 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, मात्र 20 क्वेश्चन। तो ये बेस अब आपका बहुत कम हो गया। आप खुद से ही पूछिएगा, अगर आप 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो क्या आपकी तैयारी सही है? क्या आप डिजर्व करते हैं प्रीलिम्स क्लियर करना? अगर पेपर मॉडरेट लेवल का है, अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो ये जो 35 का नंबर है फिर ये सबके लिए 20 हो जाएगा। तो मैं उस पेपर की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें पहले ही जोन में, पहले ही अटेम्प्ट में आपको 20 क्वेश्चंस सबको मिल रहे हैं। इसका मतलब पेपर बहुत ज्यादा टफ है। मैं ऑन एन एवरेज इसी पेपर की बात कर रहा हूं जो अभी जैसा यूपीएससी कंडक्ट करा रही है। तो मेरा यह मानना है कि 35 क्वेश्चन अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, डेफिनेटली उनको अच्छी एक्यूरेसी के संग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे कैच आता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये बेस ही क्लियर नहीं होता। वो पहले राउंड में या तो 35 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, या तो वो 20 करेंगे और 22 करेंगे, तो प्रॉब्लम है। अगर वो 35-40 क्वेश्चन सॉल्व कर भी देते हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब होती है। एक्यूरेसी से मेरा मतलब है कि 35 में से 20 से 25 क्वेश्चन ही उनके ठीक होंगे, बाकी क्वेश्चन उनके नेगेटिव हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट दीज 35 क्वेश्चंस रॉन्ग। ये 35 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? पार्लियामेंट्री जो फीचर है गवर्नमेंट का उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट से कोई बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी से कोई बेसिक क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है आंसर करना, जो पीवाईक्यू की एनालिसिस के आधार पर आप निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ये हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसमें अपनी एक्यूरेसी जबरदस्त कर ली तो यकीन मानिए प्रीलिम्स तो आप क्लियर करोगे, क्योंकि आपका आधार ही इतना अच्छा है। आपने 70 नंबर तो आप लेके आ गए 100 के में, कट ऑफ तो कितनी कम जा रही है, 90 जा रही है, 95 के आसपास जा रही है। आपको तो 100 ही नंबर, आपको 30 नंबर और लाना है। तो आप ये अटेम्प्ट कितना अच्छे से कर पाएंगे उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आधार आपका स्ट्रांग हो। अगर आधार ही मजबूत नहीं है तो कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, जो आपको मॉक सॉल्व करते हुए भी देखनी है, वो ये कि पहले राउंड में आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी खराब चल रही है या पहले राउंड में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, दोस्तों गो बैक टू बेसिक्स। जैसे बोलते हैं ना आर्य समाज, बैक टू वेदास। आई विल आस्क यू टू गो टू बैक टू बेसिक्स। आप बैक टू बेसिक्स जाइए, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, जितनी भी आपकी बेसिक्स बुक्स हैं उनको दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो। उनके बिना आपका प्रीलिम्स निकलने ही नहीं वाला है। एकदम सिंपल मंत्र, स्ट्रेटजी सब बाद में आती है। ये बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ये मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले राउंड का मतलब है लगभग 35 क्वेश्चन करना और 35 क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखना। एक्यूरेसी भी अच्छी आ जाएगी अगर बेसिक्स रिवाइज होंगे, और 35 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर इसके बाद क्या। तो अब बात आती है कि सेकंड राउंड में हमको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। दोस्तों सेकंड राउंड में हमको 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। 50-50 का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप 50% ऑफ द ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं, मतलब उनका आंसर लेट से या तो ए और सी में से होगा या बी और डी में से होगा। तो बेसिकली आप हर क्वेश्चंस में या तो बी और डी एलिमिनेट कर चुके हैं, ए और सी एलिमिनेट कर चुके हैं। बेसिकली 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके हैं और आपके करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। जब आप पहला राउंड अपने पेपर का करें तो पहले राउंड में बेसिकली आपको या तो जो 100% क्वेश्चंस आते हैं उनको मार्क कर देना है, या आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है कि भाई ये क्वेश्चंस मेरे 50% जोन में है और मैं सेकंड राउंड में देखूंगा इन क्वेश्चंस को। तो सेकंड राउंड की ही अब हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो
विद्यार्थी पहले अटेम्प्ट में 35 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि वो जब सेकेंड राउंड अटेम्प्ट करेंगे तो लगभग 40 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। द रीजन बीइंग कि इतना नॉलेज बेस आपका होना ही चाहिए कि आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाएं। आप लॉजिक के बेसिस पे कर, आप कैसे भी करें, आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट नजर आ रहा हो, आपको डेटा गलत नजर आ रहा हो, आपको याद हो, आप 50% जोन में चले जाइए। ठीक है, अब इसकी पीछे की स्ट्रेटजी है वो मैं बाद में बताऊंगा, उस प्रैक्टिस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले यही समझते हैं कि इस जोन की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इस जोन में जैसा कि मैं कह रहा हूं कि लगभग 40 क्वेश्चन आप इस जोन में मार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों 40 में से हमको कितने सही कराने हैं नेट? मात्र 15 क्वेश्चन सही कराने हैं। मात्र 15 क्वेश्चन आपको नेट सही कराने हैं, जैसा कि हमने देखा। तो 40 में से 15 इतना बड़ा भी नंबर नहीं है। मैं आपसे यह कह रहा हूं, अगर आप 40 के 40 क्वेश्चन को रैंडमली भी मार्क करेंगे तो भी आपको पॉजिटिव ही मार्क्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो 50% है और 1/3 ही नेगेटिव मार्क है। तो अगर वो क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव ही मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों इसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए सजेशंस हैं। वो सजेशंस क्या हैं? वो एक तो सजेशन ये है कि जो भी 50% के जोन में क्वेश्चंस हो वो हमको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करने का मतलब यह है कि अगर मुझे ए और सी में अपना आंसर नहीं पता है तो मैं तुक्का मारूंगा, मैं उस क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे पता है चाहे मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ए और सी में या बी और डी में मुझे तुक्का मारना पड़े तो मैं मार दूंगा। तो हमको 50% जोन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ओएमआर में मार्क किए बिना, क्योंकि ओवरऑल प्रोबेबिलिस्टिकली स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग आपको नेट पॉजिटिव मार्क्स ही आने वाले हैं। एक तो आपकी बात यह है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि वो जो क्वेश्चन आपने 50% जोन में रख रखे हैं वो एक्चुअल में 50% जोन में होने चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कई बार आप देखेंगे कि सपोज आपने 2, 4, 7, 9 ये क्वेश्चंस जो हैं वो 50% जोन में रख लिए, है ना। 50% जोन का मतलब है आंसर इनमें से होना चाहिए, ऐसा करके आपने कुछ 50% जोन बना लिया। कि जब आप उनका एक्चुअल आंसर देखोगे तो कई बार ऐसा होगा कि आंसर ए और सी में से नहीं, आंसर डी हो जाएगा, आंसर ए और बी में से नहीं, आंसर सी हो जाएगा। तो ये गलती एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं और हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें इस जोन में उन्हीं क्वेश्चंस को रखना है हमें इस जोन में उन्हीं क्वेश्चंस को रखना है जिनको हम अपनी रिकॉल बेसिस पे हम कंफर्म तरीके से एलिमिनेट कर सकें। 2 ऑप्शंस हम बिल्कुल रिवाइज कर सकें, नहीं मैं कंफर्म्ड हूं और ये ऑप्शंस ए और सी में से ही होगा, डी नहीं होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस को इस जोन में डालना है और इस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा मॉक पेपर की इंपॉर्टेंस में कि इस चीज को मुझे कैसे प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल आई एम सेइंग इस जोन में केवल वही क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके आंसर ए और सी और ए और बी और सी और डी में हो, और ये जो एलिमिनेशन है ये या तो कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक के बेसिस पे हो जो हमेशा सत्य हो, ठीक है, एस्टीम स्टेटमेंट वाला हो या कैसे भी हो, या आपको कंफर्म पता हो कि भाई ये तो पक्का इसमें से आंसर में नहीं होगा, बी ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा। तो जब हम ये जोन बना लेंगे 40 क्वेश्चन का या 35 क्वेश्चन का, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मार्क करने हैं, ये आप जरूर समझना, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि वो इसी जोन में क्वेश्चंस आए। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात हुई आपकी ये इंपॉर्टेंट कि इसमें आप एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम रैंडमली ही इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे बहुत ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स नहीं आएंगे। दोस्तों यही रोल आता है आपके मॉक पेपर का। जब आप मॉक प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये आप खुद से अपने लिए रूल्स डेवलप करिए कि क्या किस तरह के लॉजिक लगते हैं, किस तरह की एलिमिनेशन टेक्निक लगती हैं, किस तरह के आप प्रिंसिपल अपने लिए बना सकते हैं कि यार इस तरह के क्वेश्चंस में मैं इस तरह का लॉजिक लगाता हूं तो सही हो जाता है। जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात बोली जाती है या जनरली फैक्चुअल चीजों की बातें बोली जाती हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ए और सी में अगर आपको चूज करना है, एंड यू कैन कम अप विद एनी लॉजिक बिटवीन ए एंड सी, एनी लॉजिक फॉर ए और बी, कि भाई ए आंसर नहीं होगा, देन यू गो विद सी। ऑल आई एम सेइंग इज यू कैन इंक्रीज योर एक्यूरेसी इन दिस 50% जोन बाय सिंपली अधेरिंग टू एनी लॉजिक। वो लॉजिक आपको कुछ चीजें याद आ सकती हैं, आपको ये रह सकता नहीं मैंने ये पढ़ा है, आप बेसिकली अपने जजमेंट को वहां पे ट्रस्ट करिए। मोर ऑफन देन नॉट ये सही होता है। तो ए और बी में सी और डी में आप कोई ना कोई लॉजिक लगा के उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, ये हम आगे भी दिखेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली
35 क्वेश्चन बेसिक आप ब्लॉक में सही कर लेने हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग बना लेनी है, नहीं बन रहा है तो बेसिक को रिवाइज करिए और उनमें एक्यूरेसी को बहुत अच्छी करिए। सेकंड थिंग इज 50% जोन के सारे क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे हमको आंसर उन दो में पता या नहीं पता, बशर्ते कि वो एक्चुअली 50% में जोन में आता हो, वो हंच बेसिस पे नहीं हो, इस पे नहीं हो यार लग तो रहा है कि ए और बी में से होगा, आंसर सी निकल गया, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो ये जो नंबर है ना ये गड़बड़ हो जाएंगे, है ना, इसका आप ध्यान रखना। फिर वो प्रोबेबिलिटी 50% की नहीं लगेगी आपके लिए, है ना, आप क्योंकि वो ऑब्वियस हो गया, क्योंकि वो आंसर उसके बाहर जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, दोस्तों अब थर्ड राउंड में कैसे क्वेश्चंस हम करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले राउंड में हो गया सारे बेसिक, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेकंड राउंड में 50% वाले, तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप ये पाएंगे कि केवल फर्स्ट और सेकंड राउंड के दम पे ही आपका प्रीलिम्स का पेपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 35 क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, वहां आपको 70-65 के बीच में नंबर आना ही आना है। और जो सेकंड राउंड है उसमें आपको नेट क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में सही हो ही जाएंगे, बिकॉज अगर आपने तैयारी थोड़ी बहुत भी ठीक कर रखी है और आपने वो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी से वो अपने लिए प्रिंसिपल्स अगर बना रखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को अगर 50-50% जोन में मैं फंस जाऊं तो कैसे मैं उनको आंसर करूंगा या करूंगी, देन आपकी एक्यूरेसी सेकंड राउंड में भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस पे हम सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे। तो थर्ड राउंड में हम किस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को थर्ड राउंड में चूज करें जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सही होने की। जैसा कि वेस्ट इंडीज के एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि हम खराब बॉल का वेट करें, तो इस थर्ड जोन में भी, थर्ड राउंड में भी जिस तरह के क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं आप उनको अटेम्प्ट करें। जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं सुना, हमको उनको अटेम्प्ट नहीं करना है, हमको जबरदस्ती अपने नेगेटिव मार्क्स नहीं बढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेंपल। तो 3 ऑप्शन इसमें दे दिए हैं। अब सपोज मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये किसके लिए फेमस है और ये ABCD 4 ऑप्शन है, तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन है जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जा ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को तुरंत नहीं छोड़ूं, मैं थोड़ा लॉजिक लगाने का प्रयास करूं अपने थर्ड राउंड में। क्या मैं एटिमोलॉजी देख सकता हूं कि ये जो शब्द हैं इन शब्दों की कोई मीनिंग है क्या? तो अगर मैं शब्दों की मीनिंग पे जाऊं तो जो ओमकारेश्वर है ये भगवान शिव का एक दूसरा नाम है, भगवान शिव का नाम है, तो शिव का नाम है तो इस सन टेंपल के लिए तो फेमस नहीं हो सकता। और जैसा ही मैं 3 एलिमिनेट करता हूं मैं ऑप्शन ए पे आ जाता हूं। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि थर्ड राउंड में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनको हम 50-50% जोन में भी नहीं ला पाए, जिनको हम अपने पहले राउंड में भी सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन हम टोटली छोड़ेंगे नहीं। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम श्योर हो जाएं कि भाई मुझे कोई भी लॉजिक नहीं आ रहा, मैं कैसे भी दिमाग ला के इसको सॉल्व नहीं कर सकता। जबरदस्ती डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। सिमिलरली अगर हम देखें, हम एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं जो थर्ड राउंड में सॉल्व किया जा सकता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस देखिएगा। ये 2018 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द टर्म 6th मास्ट एक्सटेंशन जो हमेशा न्यूज में रहता है कई बार, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है? तो अगर जब ये ABCD 4 ऑप्शंस आप पढ़ेंगे, आप 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो डी ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा ब्रॉड है। ए ऑप्शन क्या है, वाइड स्प्रेड मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर के बारे में है, तो एक पर्टिकुलर लैंडस्केप के बारे में है। ऑप्शन बी क्या है, पॉसिबल कोलिजन ऑफ ए मेटेरॉइड्स विद द अर्थ, जो पहले जैसे हो गया था, है ना, जो 65 मिलियन ईयर पहले जैसा हुआ था वैसा होगा, उससे मास एक्सटेंशन होगा। तो ऐसा तो हम कुछ न्यूज में पढ़ नहीं रहे कि ऐसा कुछ होने वाला है, पृथ्वी खत्म होने वाली है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है वैसे, ठीक है। फिर ऑप्शन सी की बात करें, लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों आपके लैंडस्केप चेंज करने की बात कर रहे हैं, एक नैरो जोन की बात कर रहे हैं। आप ऑप्शन डी पढ़िए। ऑप्शन डी क्या कहता है, मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट। ये कितना ब्रॉड ऑप्शन है। इस ब्रॉड ऑप्शन में ये दोनों समाहित हैं। आप देखिए केवल ये आंसर इसका हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इस ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। मैनकाइंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मैनकाइंड का जो इंटरवेंशन है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो इन दोनों का ही एक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सबसेट बनते हैं। तो इसमें इसीलिए जो ए
सी और डी है आंसर, उसमें डी ही होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं कि टर्म किसके कॉन्टेक्स्ट में ए बी सी डी करके आ जाए, उनके सही होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कुछ लॉजिक उसमें बिठा पाएंगे। तो थर्ड राउंड में दोस्तों किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम कुछ लॉजिक लगा पाएं, जिसमें हम एटिमोलॉजी देख पाएं कि वो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, या हम देख पाएं कि यार नहीं ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं बैठ रहा है, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही कि कोई हमसे टकराने वाला है, पृथ्वी से टकराने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखें। थर्ड राउंड में हम ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जिसके बारे में कुछ नहीं सुना है, जबरदस्ती तुक्केबाजी हम नहीं करेंगे, बिना लॉजिक के हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इस बात को आप दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए, आपका नेगेटिव अपने आप कम होता हुआ चला जाएगा। तो अब मैं ओवरऑल इसको समराइज अगर आपको करने की कोशिश करूं तो हमको 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 टाइप के, जिसमें 100% एक्यूरेसी है, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी। अगर 100% एक्यूरेसी नहीं है तो लाइए, क्योंकि इसके बिना वो ट्रायंगल नहीं बनेगा जिसमें आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो 100% एक्यूरेसी पहले राउंड में आप जरूर सॉल्व करें, और वो 35 के आसपास क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं है तो बेसिक्स पे काम करिए, एकदम क्लियर है आपके लिए। सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो 50% जोन में आते हैं। बात आपको मेरी समझ में आ रही है? तो 50% जोन में जो क्वेश्चंस आते हैं, और वो फैक्ट बेसिस पे एलिमिनेशन होना चाहिए, हंच नहीं, लगा सा लग रहा है, देखा सा, ऐसा नहीं। 100% अगर आप कंफर्म हैं तो ही 50% जोन में जाइए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को आपको तब भी अटेम्प्ट करना है जब आप कोई लॉजिक उनमें नहीं लगा पाते हैं, ए और सी में, बी और डी में, तब भी आपको उनको तुक्का मार के आना है। ओवरऑल आपका नेट पॉजिटिव ही आने वाला है। तीसरा जो राउंड है उसमें केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे जिसमें हम कंफर्टेबल होंगे, जिसमें कोई लॉजिक हम बिठा पाएंगे, जिसमें कई बार होता है कि कुछ सब्जेक्ट से हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कि मॉडर्न हिस्ट्री से हम बहुत अच्छे हैं, ज्योग्राफी से हम बहुत अच्छे हैं, मैपिंग से हम बहुत अच्छे हैं। जब हम बहुत अच्छे किसी एरिया में होते हैं तो उन क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी आप उस एरिया में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं सही होने के। सपोज मेरा आर्ट एंड कल्चर वीक है तो मैं आर्ट एंड कल्चर में रिस्क नहीं लूंगा, मैं उन खराब बॉल का वेट करूंगा। थर्ड राउंड में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में आते हैं, या तो मैं कोई लॉजिक लगा पा रहा हूं, कुछ रिकॉल कर पा रहा हूं, या वो मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में है। मैंने अगर सपोज मैपिंग बहुत अच्छे से कर रखी है तो चांसेस ज्यादा हैं कि एबीसीडी में अगर मैं एलिमिनेट करने जाऊंगा तो सही ही एलिमिनेट कर दूंगा। अगर मेरा आर्ट एंड कल्चर कमजोर है तो अगेन मुझे वहां पे नहीं घुसना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा करके वो नंबर अपने आप आपके लिए आ जाएगा। अब ये नंबर पेपर अगर बहुत ज्यादा टफ है तो जो मैं 35 कह रहा हूं ये हो सकता है 25 हो जाए, क्योंकि वो सबके लिए टफ है। अगर ये नंबर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो हो सकता है जो मैं 40 कह रहा हूं वो 30 हो जाए। ठीक है, तो ऑल आई एम सेइंग इज डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, अगर उसमें टफ होगा तो ये नंबर आपके लिए अपने आप चेंज हो जाएगा। आपको कोई फिक्स नंबर लेके जाने की जरूरत नहीं है। पेपर अगर आसान है तो हो सकता है कि पहले राउंड में आप 55 क्वेश्चन सही कर दो, दूसरे राउंड में आप अगेन 30 क्वेश्चन कर दो। ठीक है, तो ये अपने आप नंबर चेंज हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सही चूज करने हैं कि मुझे इन पे रिस्क लेनी है, मुझे इनको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको यह भी ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उनसे मेरा नेगेटिव नंबर बढ़ेंगे। आई होप आपको बस ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, इट विल डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, तो वो अपने आप नंबर आपके लिए चेंज हो जाएगा। इस केस में वो नंबर हो सकता है आपके लिए 55 ही रह जाए, इस केस में वो आपके लिए नंबर 85 हो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये अपने आप चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। दोस्तों, इन्हीं स्ट्रेटजीज का यूज करके आई वाज एबल टू एनहेंस माय ओन एक्यूरेसी। मेरे 2016 के प्रीलिम्स में केवल 64 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाया था, क्योंकि मैं गोले मार्क नहीं कर पाया, बेल बज गई थी। दोस्तों, आउट ऑफ द 64, 63 क्वेश्चंस वर राइट। दैट वाज माय लेवल ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि मुझे पता था कि इन क्वेश्चंस को मुझे पहले कर लेना है, इनको मुझे बाद में करना है। हो सकता है कि मैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता मेरे नंबर बढ़ते, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका था ऑलरेडी। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, तो जब आप मॉक पेपर सॉल्व करें तो मॉक पेपर में इस टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी को आप हमेशा एस्टेब्लिश करें अपने लिए कि पहली बात, क्या मेरा बेसिक स्ट्रांग है कि नहीं है तो बेसिक्स पे काम करना है। और दूसरी बात, जो 50% जोन वाले क्वेश्चंस हैं
उनको मुझे टैकल कैसे करना है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो मैं लगा सकता हूं, या वो कौन सी गलतियां हैं जो मैं बार बार कर रहा हूं। अपनी गलतियों को भी आप साइड में लिखते हुए चलें ताकि उन गलतियों को आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में रिपीट ना करें। चाहे वो क्वेश्चन को गलत पढ़ने की हो, गलत ऑप्शन मार्क करने की हो, वो एमआर में गलत गोला कर दिया हो, ये सारी गलतियां आपकी एक पेज पे लिखी हुई होनी चाहिए। और अगली बार जैसे ही आप कोई वो पेपर अटेम्प्ट करने बैठे, कोई भी प्रैक्टिस, उन गलतियों को पढ़ें। गलतियां हमको नहीं दोहरानी है। सो बाय मिनिमाइजिंग अवर मिस्टेक्स, बाय मैक्सिमाइजिंग अवर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, हम अपने नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी में शॉर्ट तो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, 35-40 ही क्वेश्चंस होते हैं। ये बाद के जो 35-40 क्वेश्चन में उनकी एक्यूरेसी का ही सारा गेम है, और उनकी एक्यूरेसी आपको टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी आपकी सिखाएगी। जो आप मॉक्स अटेम्प्ट देंगे ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मॉक्स दें तो आप भी ये लेवल ऑफ एनालिसिस करें, है ना। आप देखें कि राउंड 1 में आपने कितने क्वेश्चंस किए, लेट से 35 किए। राउंड 2 में आपने कितने क्वेश्चंस किए, लेट से 40 किए। तो राउंड 1 में आपकी एक्यूरेसी क्या रही। अगर आपकी राउंड 1 में एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है तो बेसिक्स रिवाइज करो। राउंड 2 में अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो अपने एलिमिनेशन टेक्निक्स पर काम करो कि मैं किन टेक्निक्स का यूज कर रहा हूं। और ये भी साइमल्टेनियसली देखो, जो 50% जोन में मान के चल रहे थे वो 50% जोन में थे भी कि नहीं थे। तो मॉक में भी आप ये अलग अलग कैटेगरी बनाइए। तो अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा कि हमको मॉक्स और देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। दोस्तों, मॉक देने के बस 3 ही ब्रॉड पर्पज हैं। एक, ये तो हम रिवीजन कर लें, तो रिवीजन तो मॉक से ज्यादा कहीं फास्ट आप अपने शॉर्ट नोट से कर सकते हो। उतने देर में आप 100 कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे 2 घंटे में, उससे कहीं ज्यादा तेज अपने शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज, मिस्टेक्स हमको आइडेंटिफाई करने को मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपने 15-20 मॉक सॉल्व कर लिए हैं तो मोटा मोटा आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई होंगी, उन मिस्टेक्स को मत करिएगा। तीसरी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज, 50% जोन में हमको कैसे खेलना है, कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करके हमको एलिमिनेट करना है, ये हमको टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी से सीख लेना चाहिए कि ये जो नंबर है तो मेरे लिए कहां लाई करेगा, कहां मुझे रुक जाना है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट है। तो ये नंबर कभी 85 होगा, कभी 75 होगा, कभी 90 भी हो सकता है। तो ये लॉजिकली आना चाहिए, रैंडमली नहीं आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई कॉल टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, जो आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा नंबर दिलाने वाली है। अगर ये स्ट्रेटजी आपकी बन चुकी है तो कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा मॉक्स आप सॉल्व करने की, केवल प्रैक्टिस में रहने के लिए आप मॉक सॉल्व करिए। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी आपकी नहीं बनी है कि भाई मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा, मैं कहां पे रुकूंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ मॉक्स और सॉल्व करें, और मॉक सॉल्व करते समय इन्हीं 3 राउंड में करें। तीनों राउंड की जो एक्यूरेसी है उसको सेपरेटली नोट करें। स्पेशली देखें कि जो एलिमिनेट कर रहे हैं 50% जोन में, 50% जोन में है भी है कि नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए, ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी और आप डेफिनेट बेसिस पे जान पाएंगे कि कितने क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करना है। साइंटिफिकली आप जान पाएंगे। दोस्तों, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज पीयूष कुमार यूपीएससी। आप पीयूष यूपीएससी टाइप करिए टेलीग्राम सर्च फील्ड में, यू विल फाइंड दिस चैनल। इस चैनल में मैं लाइफ के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन जो हम लिख सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल से, वो डिस्कस करता हूं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द IAS हब टेलीग्राम चैनल, जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, या कौन कौन से फ्री इनिशिएटिव है जिनका आपको फायदा मिल सकता है, वो टेलीग्राम में डेली बेसिस पे दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में जिसमें शायद हम डिस्कस करेंगे आपसे एलिमिनेशन जो टेक्निक्स हैं वो हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रीलिम्स में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। लेकिन तब तक आप मॉक सॉल्व करते रहिए, अपनी गलतियों से सीखते रहिए और वो नंबर अपने लिए आइडेंटिफाई करिए कि मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।